नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था का यह 57वां व्याख्यान है और इसके अंतर्गत हम संसद के सत्र एवं इसकी कार्यवाही के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे संबंधित जो भी अधिकारी हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और हम इसके पहले 2 व्याख्यान ला चुके हैं जिसमें कि आपको भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जो संसद वाला टॉपिक आता है उसके बारे में बहुत ही बेहतर जानकारी दे चुके हैं। यदि आप इसका बेहतर तरीके से अध्ययन करना चाहते हैं तो पिछले 2 व्याख्यान को आप देखिए और इसके बाद यदि आप इस व्याख्यान को देखते हैं तो और भी बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। आइए प्रारंभ करते हैं आज का व्याख्यान। सबसे पहले हम संसद के सत्र जानने से पहले इनके कुछ अधिकारियों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पीठासीन अधिकारी यह वह अधिकारी होते हैं जो कि लोकसभा एवं राज्यसभा की अध्यक्षता करते हैं, जैसे कि लोकसभा स्पीकर एवं राज्यसभा के चेयरमैन की बात यहाँ पर की जाती है। सत्ताधारी दल के नेता जो कि लोकसभा एवं राज्यसभा के अंतर्गत आते हैं। सत्ताधारी दल के नेता क्या करते हैं, यह लीडर की तरह कार्य करते हैं। यह लोकसभा व राज्यसभा में अपने लीडर की तरह कार्य करते हैं। जिस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो लोकसभा होती है उसकी जो स्ट्रेंथ होती है, जो यहाँ से सांसद निकल कर आते हैं वह अपने बिल पेश करते हैं, अपनी बातों की जो रिसर्च करते हैं वह किसके सामने रखते हैं, वह अपने जो अध्यक्ष होते हैं, जो कि लोकसभा में लीडर होते हैं उनके सामने रखते हैं और लीडर के द्वारा अपनी जो योजनाएं होती हैं या बिल होते हैं उनकी बखान किया जाता है। जो भी चर्चाएं हैं वह संसद के सामने रखी जाती हैं। तो इस प्रकार के कार्य सत्ताधारी दल के नेता द्वारा किए जाते हैं, तो इनके बारे में भी हम समझने का प्रयास करेंगे। विपक्ष के दल की क्या भूमिका रहती है, किस प्रकार के नेता यहाँ पर चुने जाते हैं, इनकी भूमिका को लेकर किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, इनके बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। बजट सत्र के बारे में हम देखें तो यह जो सत्र होता है यह सबसे बड़ा सत्र होता है और फरवरी से लेकर मई महीने तक यह चलता है। बजट सत्र में क्या चर्चा होती है, इसमें हम देख सकते हैं जो गवर्नमेंट का बिजनेस होता है, जो गवर्नमेंट द्वारा जो कमाई की होती है, जो इनका पैसा टैक्सेशन की मनी के द्वारा जो कि इनके पास इकट्ठा होता है, वह वेल्थफेयर स्कीम में किस प्रकार से लगाया जाता है उसकी बात होती है। मानसून सेशन में जो कि जुलाई से लेकर सितंबर माह तक होता है, 3 महीने का यह सत्र होता है और इस सत्र में हम देखते हैं कि इस सत्र में जो चर्चा की जाती है वह बिल से संबंधित की जाती है। सर्द सत्र की बात करें जो कि शीत सत्र होता है वह नवंबर व दिसंबर में चलता है, जो कि 2 माह का होता है, सबसे छोटा सत्र होता है। इस सत्र में भी बिल से संबंधित चर्चाएं की जाती हैं। लोकसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होगा, इस प्रकार की बात आपको समझनी चाहिए। यह पद के अनुसार इनको प्राप्त होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जैसे कि आप किसी भी आपका विवाह होता है और विवाह के बाद जैसे ही आप किसी लड़की के पति बनते हैं तो आपको सास ससुर होते हैं और परिवार के अन्य सदस्य वो जो कि वैसे ही आपको अलग से रिश्ते पैदा हो जाते हैं। उसी प्रकार हम देख सकते हैं कि जो सभापति बनता है वह उपराष्ट्रपति स्वयं ही बन जाता है, यानी उसको यह पद अलग से यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। तो यह पद के अनुसार इसको प्राप्त होता है। आगे देखते हैं लोकसभा स्पीकर व राज्यसभा के चेयरमैन में क्या अंतर होता है। यहाँ पर हमने देखा कि संसद के जो 3 स्तंभ होते हैं, इन स्तंभों में हमने देखा कि लोकसभा जो कि निम्न सदन कहा जाता है, राज्यसभा जो कि उच्च सदन कहा जाता है, व राष्ट्रपति आते हैं। राष्ट्रपति का अपना एक सेपरेट ऑफिस होता है और इसके बारे में हम चर्चा पहले से ही राष्ट्रपति के व्याख्यान में कर चुके हैं, वहां जाकर आप इसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इसके अलावा हम लोकसभा और राज्यसभा की बात करें तो इनके बारे में भी हमने अध्ययन किया है, लेकिन अंतर से इन दोनों के बीच जो अंतर होते हैं उनसे संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो इनके विषयों की चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हमने मनी बिल यानी वित्त विधेयक के बारे में चर्चा की। वित्त विधेयक को लाने की जो पावर होती है वह केवल लोकसभा के पास होती है और लोकसभा स्पीकर द्वारा इसको लाया जाता है। और इसके अलावा हम देख सकते हैं कि राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है उसको इस प्रकार की शक्ति नहीं होती है। जो हम देख सकते हैं कि वित्त विधेयक से संबंधित शक्ति केवल लोकसभा के पास होती है, यह जानकारी आपको रखनी है। लोकसभा के स्पीकर को चुने हुए संसद में
किसी भी एक को चुना जाता है, यानी हम देख सकते हैं कि जो जनता द्वारा आपके सांसद चुने जाते हैं उन्हीं सांसदों में से लोकसभा स्पीकर को चुना जाता है। और हम देख सकते हैं कि लोकसभा स्पीकर का जब चयन होता है तो उसको अपनी जो योग्यता है वह साबित करनी पड़ती है, और जो योग्यता होती है वह सांसद के बराबर होती है। तथा यहाँ पर हम राज्यसभा के अध्यक्ष की बात करें तो वह उपराष्ट्रपति की तरह कार्य करता है, यानी भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति कहलाता है। अब हम देखें कि इनका चुनाव किस प्रकार से होता है, तो दोनों की जो मतदान की पद्धति है वह राष्ट्रपति के चुनाव के अनुसार ही होती है। चाहे वह राज्यसभा के सभापति की बात की जाए, या लोकसभा के अध्यक्ष की बात की जाए, या राष्ट्रपति के चुनाव की बात की जाए, तो तीनों का चुनाव एक ही प्रकार से होता है, एकल संक्रमणीय मतदान पद्धति द्वारा। सामान्य स्थिति में इन्हें मतदान करने की शक्ति नहीं होती है, लेकिन जैसे ही सभा में कोई बिल आता है और उसमें टाई हो जाता है, यानी यहाँ पर हम समझते हैं कि जैसे कोई बिल आया और दोनों साइड मेंबर हैं, इसके पक्ष में वोट करने वाले 50% है और विपक्ष में वोट करने वाले 50% है। अगर ऐसी स्थिति आती है तो किसी भी बिल को पास कराने या उसको रिजेक्ट करने की पावर्स, वीटो पावर्स किसके पास होती है, यहाँ पर जो कि अध्यक्ष होता है उसके पास होती है। वह सदस्य की तरह इनमें वोट कर देता है और किसी भी एक पक्ष की जो वोटिंग होगी वो 51 हो जाएगी, तो यहाँ पर वह बिल पास कर दिया जाएगा। या उसको रिजेक्ट करना होगा तो टाई होने के संबंध में उसको यह रिजेक्ट भी कर सकता है। यह संवैधानिक पद है, अतः किसी भी पार्टी से संबंध नहीं रखता, इसको आपको याद रखना है। हम देख सकते हैं कि जैसे ही किसी लोकसभा के स्पीकर या राज्यसभा के चेयरमैन का जब यहाँ पर नियुक्ति हो जाती है तो वह किसी भी पार्टी से संबंध नहीं रखते हैं, वह एक सेपरेट ऑफिस की तरह कार्य करते हैं और स्वतंत्र होते हैं, वह किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं, वह एक संवैधानिक पद के रूप में माना जाता है। आगे देखते हैं, यदि राज्यसभा का अध्यक्ष राष्ट्रपति के पद को धारण करता है, यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं राज्यसभा का जो सभापति होता है वह उपराष्ट्रपति होता है, और राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में यह राष्ट्रपति की तरह कार्य करने लगता है। और जैसे ही उपराष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति का पद धारण किया जाता है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि राज्यसभा का पद उसको त्यागना होता है, यानी जिस ऑफिस पर वो कार्य कर रहा था, अध्यक्ष के तौर पर वह कार्य कर रहा था, उस पद को त्याग कर उसको राष्ट्रपति की तरह कार्य करना होता है। और इसकी जगह पर कौन कार्य करता है, इसका जो डिप्टी अधिकारी होता है, यानी इससे नीचे के जो अधिकारी होते हैं वह अध्यक्ष की तरह कार्य यहाँ पर करने लगते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष पद हटने के बाद सदन में बैठ सकता है, यानी हमने इनको पद से हटाने की बात भी यहाँ पर की। जो पिछले व्याख्यान हैं इनमें हमने समझा कि किस प्रकार से इन पर महाभियोग चलाकर इनको हटाया जा सकता है, और यह स्वयं से इस्तीफा देकर भी सदन से अलग हो सकते हैं। लेकिन हम देख सकते हैं कि इनके पद के हटने के बाद भी यह सदन में बैठ सकते हैं, लेकिन हम देख सकते हैं और यहाँ पर यह वोट भी कर सकते हैं। इस प्रकार की शक्ति राज्यसभा के अध्यक्ष के पास नहीं होती है, यानी हम देख सकते हैं कि जैसे ही राज्यसभा का अध्यक्ष अपने पद से हटता है तो वह सीधे तौर पर अलग हो जाता है, लेकिन लोकसभा का अध्यक्ष जैसे ही पद पर हटता है तो वह सदन में बैठ भी सकता है और यहाँ पर वोटिंग राइट भी उसके पास होता है कि वह वोट भी कर सकता है। राज्यसभा के पद के लिए वेतन दिया जाता है, ना कि उपराष्ट्रपति पद के लिए। यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं जैसे ही इसको नियुक्त किया जाता है तो वो किसके तौर पर नियुक्त किया जाता है, राज्यसभा के अध्यक्ष के तौर पर। यानी आपको जो राज्यसभा है, हमारे संसद का जो उच्च सदन है, इसकी जैसे ही आपको अध्यक्षता करने का पद दिया जाता है तो आप उपराष्ट्रपति का पद तो आपको वैसे ही मिल जाता है, लेकिन आपको जो पेमेंट होती है, जो आपकी वेतन होती है, वह राज्यसभा के सभापति यानी राज्यसभा के अध्यक्ष के तौर पर होती है, ना कि उपराष्ट्रपति के तौर पर। तो इस प्रकार की बातें आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करें डिप्टी चेयरमैन व स्पीकर के बारे में। जो भी हमने देखा कि राज्यसभा और लोकसभा में जो अध्यक्ष होते हैं उनके नीचे का जो पद होता है वह डिप्टी चेयरमैन या डिप्टी स्पीकर का होता है। तो हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि राज्यसभा का चेयरमैन पार्टी से संबंधित होता है, यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वह पार्टी से ही संबंधित होता है। जो बहुमत दल का नेता होता है उनमें से ही किसी को चुन लिया जाता है और वह अध्यक्ष की तरह कार्य करता है। कहाँ पर, उच्च सदन में यानी राज्यसभा में। लेकिन डिप्टी चेयरमैन
का जो विपक्ष का होता है, यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वह तो चेयरमैन जो कि पार्टी से संबंधित होता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन को चुना जाता है तो वह विपक्ष से भी लिया जाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर विपक्ष की भूमिका निकल कर आती है। विपक्ष की भूमिका में यदि हम समझें कि यदि कोई पक्ष से यानी जो बहुमत दल है वहाँ से निकल कर आने का प्रयास भी करे तो इस प्रकार के प्रावधान हमारी संसद में नहीं है कि डिप्टी चेयरमैन के तौर पर हम किसी पार्टी के नेता को रखें। यह विपक्ष का नेता ही होना चाहिए। और हम विपक्ष की भूमिका को यहाँ पर समझते हैं कि विपक्ष में यदि आपको रहना है तो कुल जो मेंबर्स की सीट है, यानी जो आपकी लोकसभा की स्ट्रेंथ है, जो सांसद निकल कर आते हैं, कम से कम 10% सदस्य आपके पास होने चाहिए। तब आप विपक्ष के तौर पर कार्य कर सकते हैं। आगे देखते हैं चेयरमैन के लिए क्या बात होती है। चेयरमैन को राज्यसभा के सदस्यों में से नहीं चुना जाता। जो हम देख सकते हैं कि चेयरमैन होता है उसके राज्यसभा के सदस्यों में से उसे नहीं चुना जाता। लेकिन अब जब डिप्टी चेयरमैन की बात होती है तो डिप्टी चेयरमैन को राज्यसभा के सदस्यों में से ही चुना जाता है। यानी हम देख सकते हैं कि उसका जो पद होता है वह एक सेपरेट होता है, राज्यसभा के सदस्यों में से निकालकर उसको नहीं लाया जाता है। वह किस पर डिपेंड करता है, बहुमत दल पर निर्भर करता है, उसका चुनाव होता है। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं जब डिप्टी चेयरमैन की बात होती है तो उसको सदस्यों में से ही चुना जाता है। यानी राज्यसभा में जो आपके सदस्य बैठ रहे हैं उनमें से ही किसी को डिप्टी चेयरमैन के तौर पर नियुक्त कर दिया जाएगा। राज्यसभा अध्यक्ष की सीट खाली होने पर अध्यक्ष की तरह यह कार्य करते हैं। यानी हम देख सकते हैं कि डिप्टी चेयरमैन का पद क्यों लाया जाता है। आपके इस गांव में कोई सरपंच होंगे तो उप सरपंच भी होंगे। उप सरपंच को क्यों रखा जाता है, वह इसलिए रखा जाता है ताकि किसी स्थिति में यदि सरपंच उपस्थित नहीं होता तो उप सरपंच सरपंच की तरह कार्य करता है। तो उसी प्रकार राज्यसभा अध्यक्ष की सीट खाली होने पर इसका कार्यभार किसको दिया जाता है, उपाध्यक्ष या डिप्टी चेयरमैन को दिया जाता है। यदि अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोनों ही सदन में नहीं हैं, अब ऐसी भी कंडीशन आ जाती है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों गोल हो जाते हैं, यानी दोनों ही सदन में नहीं होते, तो इस प्रकार से क्या किया जाता है। हमने पैनल की चर्चा अपने पिछले व्याख्यानों में की। पैनल में हम देख सकते हैं कि 10 सदस्यों को एकत्रित कर एक पैनल बनाया जाता है और इसी पैनल के सदस्यों में से एक को अध्यक्ष चुन लिया जाता है और वह अध्यक्ष की तरह कार्य करने लगता है। यानी आप किसी भी स्थिति में देखें तो अध्यक्ष किसी न किसी स्थिति में आपके पास आ जाएगा। या तो अध्यक्ष की तरह कार्य करेगा, यदि वह उपस्थित नहीं होगा तो उसके स्थान पर उपाध्यक्ष कार्य करेगा। यदि दोनों ही उपस्थित नहीं हैं तो पैनल में से किसी एक सदस्य को चुन लिया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। सत्ताधारी दल के नेता की हम बात करें तो लोकसभा व राज्यसभा में जो इनके नेता होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए एक पद होता है जिसे सत्ताधारी दल से निकल कर आता है। इसमें हम देख सकते हैं कि लोकसभा में जो लीडर का कार्य करते हैं प्रधानमंत्री जी करते हैं। आपने देखा होगा कि किसी भी प्रकार के बिल को लाने के लिए सबसे पहले उस बिल का जो पर्चा होता है वह प्रधानमंत्री जी अपने हाथ में लिए हुए होते हैं और उस पर्चे पर बहस करते हैं। तो आपने यहाँ पर इस प्रकार से देखा होगा, तो यह लीडर की तरह कार्य करते हैं। लोकसभा में लीडर का कार्य प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री जी की अनुपस्थिति में यदि प्रधानमंत्री किसी कारण से विदेश की यात्रा पर गए हैं, कोई बिल पेश करना है, तो इनके द्वारा चुना हुआ सदस्य लीडर की तरह कार्य करेगा और वह बिल पेश करेगा या जनता की तरफ से वह लीडर की तरह कार्य करेगा और उसको रिप्रेजेंट करेगा। आगे देख सकते हैं राज्यसभा के लीडर की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों में ही किसकी प्रेजेंट होती है, प्रधानमंत्री जी की होती है। लोकसभा में तो यह लीडर की तरह कार्य करते हैं, लेकिन जब राज्यसभा की बात आती है तो राज्यसभा में भी इनके द्वारा चुना हुआ कोई भी नेता जाता है और वह लीडर की तरह कार्य कर सकता है। इसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के बेस पर की जाती है। सदन में सरकार के कार्यों को लीडर की अध्यक्षता में किया जाता है। यानी हम देख सकते हैं कि सदन का कोई भी कार्य होता है तो उसके लिए अध्यक्ष की आवश्यकता होती है। जो लीडर होता है वह किसको रिप्रेजेंट करता है, सारे सदस्यों को रिप्रेजेंट करता है। सारे सदस्यों के द्वारा, या फिर हम देख सकते हैं कि कुछ सदस्यों द्वारा कोई बिल पेश किया जाता है, सहमति 50-60 जो भी सदस्य होते हैं वह लेकर किसी सहमति पर हस्ताक्षर करके कोई बिल इसके पास लाते हैं, तो इसके लीडर के द्वारा वह जो बिल है वह सबके सामने पेश किया जाता है, उसकी चर्चा की जाती है और फिर उस पर बहस प्रारंभ हो जाती है।
आगे देखते हैं विपक्ष दल के नेता के बारे में। तो विपक्ष के दल के नेता की क्या भूमिका होती है वह यहाँ से हम अच्छी तरह से समझेंगे। लोकसभा में इनकी क्या भूमिका होती है, राज्यसभा में किस प्रकार की भूमिका यह निर्वाह करते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लोकसभा की यदि हम चर्चा करें तो लोकसभा में विपक्ष दल का नेता बनने के लिए लोकसभा में विपक्ष दल की 10% प्रेजेंस होनी चाहिए। यानी यहाँ पर जैसे 545 सीटें हैं तो 545 सीटों में से इसका जो 10% निकल कर आता है, लगभग आपके पास 55 सीटें यहाँ पर आपको प्राप्त होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यदि आपको विपक्ष में बैठना है तो विपक्ष के लिए 10% जो कि यहाँ पर सीमा तय की गई है कि इतने सदस्य आपके पास होने चाहिए, तभी आप विपक्ष की तरह कार्य कर सकते हैं। अब राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में एक बेहतर लोकतंत्र के लिए विपक्ष की भूमिका होती है और यह बात आपको याद रखनी चाहिए। यानी हम विपक्ष की भूमिका यहाँ तक देख सकते हैं कि यूरोपीय जो देश होते हैं, जैसे कि हम अमेरिका का उदाहरण लें तो अमेरिका में विपक्ष की भूमिका कुछ इस तरह से होती है कि एक ऑप्शनल सरकार, जैसे कि स्टेपनी होती है, गाड़ी में कोई टायर ख़राब हो जाता है तो उसके लिए हम स्टेपनी रख के चलते हैं कि यह टायर वहाँ पर हम चेंज कर लेंगे। तो इसी प्रकार एक स्टेपनी की तरह जो कि अमेरिका है वहाँ पर सरकार हुआ करती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, सभी प्रकार के मिनिस्टर विपक्ष के पास भी होते हैं और पक्ष के पास भी होती हैं। जिस दल द्वारा बहुमत हासिल किया जाता है, जिसकी पार्टी होती है, उसके पास भी सदस्य होते हैं। यदि किन्हीं परिस्थितियों में यदि वह पार्टी गिर जाती है तो सत्तारूढ़ पार्टी यानी जो विपक्ष की पार्टी होती है उस पार्टी से निकालकर वहाँ पर जो सरकार बनती है तो उनको ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती, उनके पास पहले से ही मिनिस्टर स्टेपनी के तौर पर होते हैं। तो इस प्रकार आपने विपक्ष की भूमिका को समझा। तो इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि जो यहाँ पर विपक्ष होता है तो विपक्ष दल के नेता के बारे में हमारे संविधान में किसी भी प्रकार का वर्णन नहीं है। यानी हमने अमेरिका जैसे मॉडल को यहाँ पर स्वीकार नहीं किया, लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे ही हमारा संविधान स्वीकार किया गया, यहाँ पर पार्टी बनकर आई तो सबसे बहुमत दल पर जो पार्टी हुआ करती थी वह कांग्रेस हुआ करती थी। तो यहाँ पर विपक्ष का कोई दूर दूर तक हाथ नहीं हुआ करता था। जैसे ही हमने देखा कि नॉन कांग्रेसी सरकार जो कि 1978 में निकल कर आती है तो यहाँ से हम विपक्ष को देखते हैं कि यहाँ पर विपक्ष भी निकल कर आया। तो हम देख सकते हैं कि धीरे धीरे जो परिवर्तन हुए उन्हीं के अनुसार हमने अपने संविधान में भी अपडेट किए। लेकिन संसद की जो नियमावली होती है, अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई संविधान संशोधन नहीं किया गया, विपक्ष की किसी भी प्रकार से चर्चा नहीं की गई। लेकिन हमने जैसे ही परिस्थितियाँ देखी, जैसे ही विपक्ष की सरकारें निकल कर आने लगीं तो अपनी जो संसद की जो पार्लियामेंट की जो नियमावली होती है उस नियमावली में विपक्ष की चर्चा करने लगे और विपक्ष की भूमिका यहाँ से तय की जाने लगी। 10% जो कि विपक्ष के लिए जो प्रेजेंस होती है उसकी बात भी यहीं से नियमावली में से निकल कर आती है। अब हम विप को समझेंगे। विप का हिंदी में अर्थ होता है हंटर, और यह हंटर किस लिए प्रयोग किया जाता है? यदि हमें किसी चीज़ को कंट्रोल करना है, किसी भी, जैसे कि आपने घोड़ा गाड़ी देखी होगी, यदि आपने बैलगाड़ी देखी होगी तो बैलगाड़ी में एक विप होता है, एक हंटर होता है जिसके माध्यम से वह बैलों को कंट्रोल करते हैं। तो उसी प्रकार से हमारे सांसद जो होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं, जो संसद का कार्य होता है, उनको कंट्रोल में रखने के लिए विप का प्रयोग किया जाता है। यह विप क्या है यहाँ पर हम समझेंगे। विप के बारे में ना तो किसी संविधान में दिया गया है, किसी भी हिस्से में इसकी चर्चा नहीं की गई है, ना ही संविधान की जो संसद की नियमावली होती है उसमें इसकी चर्चा की गई है। तो इसकी चर्चा की कहाँ गई है? लेकिन हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे परिवर्तन आते गए और परिवर्तन के अनुसार हमने देखा कि कोई भी बिल पास होता था तो पता चला कि संसद में सदस्यों की कमी आ जाती थी। तो यहाँ पर बात की गई कि यदि बिल पर चर्चा करनी है तो या उसको पास कराना है तो सभी सदस्यों की उपस्थिति होना अनिवार्य है। इस प्रकार का हंटर यहाँ पर विप लगा दी गई कि यदि आपको किसी भी बिल पर चर्चा करनी है, उसको पास कराना है तो सभी सदस्यों का होना अनिवार्य है। सभी सदस्यों की उपस्थिति में ही हम आगे कार्य करेंगे। सदस्यों को अनुशासन में लाने के लिए इस प्रकार के कार्य किए गए। यानी जैसे हम देख सकते हैं कि जो बकी होती है उनमें जो यहाँ वहाँ जो बैल भागते हैं या आपके घोड़े भागते हैं, उनको कंट्रोल में लाने के लिए क्या किया जाता है? विप का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इस विप का प्रयोग जो कि सदस्य होते हैं उनको कंट्रोल में लाने के लिए किया जाता है। आगे देखते हैं।
लोकसभा व राज्यसभा का समयकाल, तो यहाँ पर आपको बहुत ही आसान तरीके से एक बात को मैं समझाने का प्रयास करूँगा कि किस प्रकार से इनका समयकाल चलता है। जैसे कि हमने देखा कि आपका जो स्कूल का टाइम होता था, आप प्रॉपर रूप से स्कूल जाते थे, एक के बाद एक आपका पीरियड होता था, सब कुछ जो कि सब्जेक्ट थे उनका डिफाइन होता था। उसी प्रकार लोकसभा व राज्यसभा की जो बैठकें होती हैं, जिन 3 बैठकों के बारे में हमने चर्चा की, जैसे कि पहला जो तीनों सत्र चलते हैं उनके उनके बीच में जो समय होता है उस पर हम यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। लोकसभा व राज्यसभा की बैठक कहाँ से 11 बजे से ही प्रारंभ होती है, यानी जैसे आपको स्कूल में 11 बजे जाना होता था तो सभी को यहाँ पर 11 बजे उपस्थित होना होता है। राज्यसभा की बैठक 5 बजे तक समाप्त होती है और लोकसभा की बैठक, जो कि यहाँ पर निम्न सदन है लोकसभा, इसकी बैठक 6 बजे तक चलती है और इसकी बैठक जो होती है वह 5 बजे तक चलती है। लगभग 1 घंटे का डिफरेंस यहाँ पर उपस्थित है। आगे देखते हैं वास्तविक कार्य, जो कि वास्तविक कार्य कहलाते हैं, जिनमें बिल पास कराना होता है, जिनमें बहस संबंधी कार्य होते हैं, वह राज्यसभा में 3 घंटे के लिए होते हैं और लोकसभा में 4 घंटे के लिए होते हैं। यह बात भी आपको समझना चाहिए। और जो बाकी का समय बचता है उसमें क्या होता है, 1 से 2 बजे तक क्या होता है, लंच का समय होता है। 11 से 12 बजे का समय जो प्रश्नकाल का होता है, जो कि हम देख सकते हैं कि मीडिया के द्वारा जो प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत ही अच्छी बात है कि किसी भी बिल को पेश कराना होता है या किसी भी चीज़ के लिए जो यहाँ पर बात होती है, या जो कि आम लोगों से जुड़े हुए मुद्दे मीडिया के द्वारा यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 11 से 12 बजे तक प्रश्नकाल होता है। प्रश्नकाल आपने संसद टीवी पर देखा होगा, जिसमें वह किसी भी बिल के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर चर्चा किया करते हैं। तो यहाँ पर हमें समझना चाहिए कि 11 बजे से लेकर 11 बजे जैसे मेंबर्स उपस्थित होते हैं तो 11 बजे से 12 बजे तक प्रश्नकाल होता है, इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। अब 12 से 1 का जो समय देखें हम, तो इसमें क्या होता है कि आपातकालीन चर्चा के लिए शून्यकाल का प्रयोग किया जाता है और यह शून्यकाल का समय होता है 0 आवर जो कहलाता है। शून्य आवर में क्या चर्चा होती है, यदि कहीं पर आपदा आ गई है तो सरकार इसके लिए क्या निर्णय ले। इसके लिए अब हम देख सकते हैं कि इतना बड़ा देश है, जिस डाइवर्स कंट्री है, इतनी सारी व्यवस्थाएं हैं, कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ बातें घटती ही रहती हैं। तो हम देख सकते हैं कि इसमें जो संसद की जो बैठक होती है, जो कार्य होते हैं, वह अव्यवस्थित ना हो, इसके लिए हमने देखा कि 0 आवर यहाँ पर रख दिया जाता है। किसी भी प्रकार की यहाँ पर चर्चा करनी होती है आपातकालीन समस्याओं के लिए, वह 12 से 1 बजे तक की जाती है। 11 से 12 बजे तक क्या होता है, समयकाल प्रश्नकाल होता है। 12 से 1 बजे तक आपातकालीन चर्चाओं के लिए शून्यकाल का प्रयोग किया जाता है और 1 बजे से इनका लंच हो जाता है, जिसमें यह अपना लंच करते हैं, जैसे कि आपका स्कूल में लंच होता था। और हम देख सकते हैं कि जो 1 बजे का समय, 1 बजे के बाद का समय होता है 1 से 5 बजे तक, व 1 से 6 बजे तक का जो समय होता है, तो इसमें यह क्या करते हैं, बिल को पास कराते हैं, उन पर बहस करते हैं और यहाँ पर चर्चाएं की जाती हैं। अब हम संसद के सत्रों के बारे में समझेंगे। हमने पहले इसका समयकाल समझा, अब इन्हीं समयकाल के अनुसार इनके सत्र भी चलते हैं। अब बजट सत्र की बात करें तो बजट सत्र सबसे बड़ा सत्र माना जाता है। यह सत्र फरवरी से मई के बीच 4 माह तक चलता है। इसमें सरकार द्वारा बजट पेश किया जाता है और इस बजट पर चर्चाएं की जाती हैं, किस मिनिस्ट्री को क्या खर्चा देना चाहिए, कौन कौन सी ऐसी योजना है, किस क्षेत्र में आपको पैसा खर्च करना है, किस क्षेत्र से आपका पैसा इकट्ठा हुआ है, यानी यहाँ पर इस प्रकार की चर्चाएं की जाती हैं। अब हम मानसून सत्र की बात करें तो मानसून सत्र में क्या होता है, जो कि जुलाई से लेकर सितंबर के बीच चलता है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, यह जो 3 माह का होता है, इसके समय काल में हम देखें कि यहाँ पर बिल पास कराए जाते हैं, नए कानून बनाए जाते हैं। यह 3 माह तक चलता है। 3 माह की अवधि में यहाँ पर बिल बनाए जाते हैं व कानून पेश किए जाते हैं। अब हम बात करें तीसरे सत्र व शरद सत्र की, तो इसमें क्या किया जाता है, नवंबर व दिसंबर माह, यह 2 माह तक चलता है और इसमें भी बिल संबंधी कार्य किए जाते हैं, बहस संबंधी कार्य किए जाते हैं। अब एक प्रमुख जानकारी आप ले लीजिए कि एक वर्ष में कम से कम 2 सत्र होने चाहिए, जिसमें बजट सत्र होता है वह तो प्रमुख होता है। या तो
यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो यहाँ पर समय सीमा तय की गई है कि कम से कम 2 सत्र तो आपको करने ही होंगे। कितनी भी विपरीत परिस्थिति चल रही हो, आपको 2 सत्र यहाँ पर करने होंगे। तो 2 सत्रों में हम देख सकते हैं कि यदि मानसून सत्र नहीं होता है तो बजट सत्र व शरद सत्र होगा। यदि शरद सत्र नहीं होता है तो बजट सत्र व मानसून सत्र होगा। और यहाँ पर जो समय सीमा रखी गई है वह कम से कम 6 माह तक के आप यहाँ पर अंतर रख सकते हैं। यानी जैसे ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फरवरी से लेकर मई तक आपने यहाँ पर सेशन किया, एक सेशन आपका जो बजट सत्र है वह आपका समापन हो गया। इसको यहाँ पर मई में समापन हो गया। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर यानी 6 माह तक ही आप यहाँ पर अंतर रख सकते हैं। इसके बाद आपको नवंबर, दिसंबर में आपको सत्र करना ही होगा। यानी आप कम से कम 6 माह का समय ले सकते हैं। इससे अधिक अवधि तक यहाँ पर छुट्टियाँ नहीं दी जाती हैं। एक वर्ष में कम से कम 2 सत्र लाना होता है, जिसमें बजट सत्र प्रमुख होता है, यह लाना ही होता है। दोनों सत्र के बीच समय काल अधिकतम 3 माह के लिए होना चाहिए। यानी यहाँ पर 3 माह तक की छूट दी जाती है कि ज़्यादातर आप छुट्टियाँ 3 माह तक ली जा सकती हैं। तो इस प्रकार हमने समझा कि किस प्रकार से संसद के सत्र होते हैं, किस प्रकार से लोकसभा व राज्यसभा का जो समयकाल होता है, किस प्रकार से विपक्ष दल के नेताओं की चर्चा की जाती है, इसमें विपक्ष की भूमिका क्या होती है, सत्ताधारी दल के नेता किस प्रकार से चुने जाते हैं और लोकसभा व राज्यसभा में सत्ताधारी दल के नेताओं की क्या भूमिका होती है। और हमने देखा कि जो डिप्टी चेयरमैन व चेयरमैन होते हैं वह किस प्रकार कार्य करते हैं। और हमने यहाँ पर लोकसभा स्पीकर व लोकसभा के चेयरमैन के बीच अंतर को स्पष्ट किया और संसद के सत्र के बारे में अध्ययन किया, पीठासीन अधिकारियों के बारे में जानकारी हासिल की। इस प्रकार से आपका व्याख्यान पूरा होता है। और इसी प्रकार के अध्ययन के लिए बने रहें स्टडी गाइड बाय मनी पांडे से और अपना अध्ययन करते रहें। अपने व्यवहार को इतना सरल बनाएं कि आप सब लोगों से जुड़ पाएँ और ऐसे बच्चों तक इस व्याख्यान को पहुंचाने का प्रयास करें जो इस प्रकार की ज़रूरत महसूस करते हैं। आर्थिक समस्याओं के चलते इस प्रकार का अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं, उन तक इस प्रकार की जानकारी को पहुंचाएं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यदि आप सारे लेक्चर्स को पढ़ लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, तो कोई भी बुक होती है वो आपको हलवा लगेगी। आप आसानी से उस बुक को पढ़ पाएंगे जो भी पॉलिटी से संबंधित होगी। और इसी प्रकार के अध्ययन के लिए बने रहें। जय हिंद, भारत माता की जय।